भारतीय बाजार हैं वो उतने आकर्षक नहीं हैं, विदेशी निवेशक नहीं आ रहे हैं, तो ये अचानक से बाजी क्यों पलट रही है? वॉलेटिलिटी तो निश्चित है, वो मोनोटोनस बिहेवियर है बाजार का। कुछ तो निवेशक ऐसे होते हैं जो दशकों तक डटे रहते हैं, टिके रहते हैं और कुछ पहली ही साइकिल में आउट हो जाते हैं। ये जो नुकसान होता है ना, वो क्रैश से नहीं होता है। नुकसान हम किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, उससे होता है। और पैसा बियर मार्केट पे लगाने में ज्यादा बनता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अच्छा भाव और अच्छी खबर साथ में नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक की स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज और इस सीरीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक खास मेहमान के साथ जिन्होंने स्टॉक मार्केट में कई बुल रन और कई बियर मार्केट्स देखी हैं। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमान का। एचडीएफसी एएमसी के एमडी एंड सीईओ नवनीत मुनोज जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिजतक को अपना समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज की शुरुआत एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ऑफिस में करने के लिए। तो रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक्स हमको ये मौका देने के लिए। लेकिन पॉडकास्ट है और इसकी जो थीम है वो है वेल्थ क्रिएशन थ्रू इक्विटीज। और आपसे बेहतर कौन बताएगा सर, जैसे मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में बोला कि एक ऐसा चेहरा जिसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया और इतने दशकों का एक्सपीरियंस है आपको, अभी तक की जर्नी कैसी रही और क्या आपको लगता है कि आप बदलाव हुए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे जब से आपने इक्विटी मार्केट में एंटर किया और तब से लेकर अब तक? सो बोथ मतलब एक पर्सनल तरीके से देखूं या प्रोफेशनल जर्नी मेरी देखूं, अगर पिछले 30 वर्षों की यहाँ और उसके पहले जब एक व्यक्तिगत रूप से निवेश करता था, वहाँ से और अभी के हम बाज़ारों को देखें, तो आपने पूछा क्या परिवर्तन हुए, तो मैं कहूँगा आमूल-चूल परिवर्तन हो गए। हिंदी में जैसा कहते हैं आमूल-चूल, मतलब इतना परिवर्तन हुआ, अगर एक शब्द यूज़ करूँ तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया है। और 2 चीज़ें मैं कहूँ भारत के बाज़ारों के बारे में जो बहुत बदल गई है। जब मैं 80 के दशक में जब मैंने निवेश की प्रति जागरूकता रखी, जब मैंने देखा बाज़ारों को और आज मैं देखता हूँ, तो एक तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पर इतना काम किया है हमारे पॉलिसी मेकर्स ने। हमारे मार्केट दुनिया के मैं कहूँगा सबसे ट्रांसपेरेंट मार्केट्स में, जिस तरह के डिस्क्लोजर्स आपको भारत में देखने को मिलते हैं, वैसे आपको विश्व के जो धनाढ्य देश हैं, जहाँ पर बाज़ार कई दशकों से, सदियों से, वहाँ भी नहीं मिलेंगे। दूसरा, तकनीक, टेक्नोलॉजी का इतना लेवरेज, जिस तरह से हमारे पॉलिसी मेकर्स को क्रेडिट जानी चाहिए, उसको उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किया है और उसका पारदर्शिता में भी फ़ायदा मिला है, क्योंकि जब तकनीक आ गई, जब आपके डिस्क्लोजर्स फास्ट हो गए। जब मैंने शुरुआत करा तो सब कुछ फिजिकल था, ओपन आउटक्राई सिस्टम में ट्रेडिंग होती थी। भाव कॉपी में आपको भाव देखने होते थे, शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल होते थे, उसके साथ ट्रांसफर डीड, सेटलमेंट साइकिल कुछ फिक्स नहीं थे। मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। वहाँ से ऑनलाइन ट्रेडिंग से लेके हर गांव, हर शहर, हर पॉकेट में अभी तो मार्केट आ गया है पूरी पारदर्शिता के साथ। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मार्केट्स में, इट्स अनबिलीवेबल। हम विश्व के पहले देश थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जो T+1 सेटलमेंट पर पहुँच पाए। हम विश्व के पहले देश होंगे जहाँ पर इस तरह की कई चीज़ें जो पूंजी बाज़ारों में हमने करी है, वो कई विकसित राष्ट्र भी आज तक नहीं कर पाए। तो इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। और यही कारण है, मुझे लगता है, कि धीरे-धीरे पूंजी बाज़ारों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, रुझान बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पा रहे हैं। वैसे मैं यहाँ पर दर्शकों को बता दूं कि मेरी और आपकी मुलाकात प्रयागराज में होने वाली थी। वहाँ पर एक एम्फी का कैंपेन लगा हुआ था, वहाँ पर बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। मुलाकात होने वाली थी और आप कर पहुँच नहीं पाए थे उस दिन मेरे ख्याल नहीं, से। मैं था वहाँ से, लेकिन मुझे वाराणसी जाना पड़ गया बिकॉज़ शायद कुछ ट्रैफ़िक का कुछ इश्यू हो जो इस गया बार था कुंभ उस मेला समय। लगा था वहाँ। कुंभ मेले में, कुंभ मेले में गए थे। एक्चुअली मैं ऐसा बताता हूँ कि कई लोगों को कहता हूँ कि अगर भारत के बारे में अगर आपको कुछ शंका है, भारत की क्या संभावनाएँ हैं हमारी अर्थव्यवस्था की और हमारी देश की, तो उन्हें कुंभ मेले में जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि कैसे 50-60 करोड़ लोग एक जगह पर एक करीब 1 डेढ़ महीने में इस तरह से एकत्रित हो सकते हैं, इस तरह से उस मेले को मना सकते हैं, इस तरह से अपनी आस्था को प्रकट कर सकते हैं। और वो एक मैनेजमेंट शायद भारत में ही हो सकता है। हमने उस समय में एम्फी के चेयरमैन का मेरे पास कर्तव्य था और हमने बहुत कार्य किया कुंभ मेले में। निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ाने की लोगों में एक बहुत ही यूनिक तरीके से हमने बाद में उसके बाद एक इंटरैक्शन किया था, तो उसमें मैंने बताया था। हाँ, पर एक बहुत ही अच्छा, जिसे मैं कहूँ कि अवसर था, एक बहुत ही जिसे मैं कहूँ कि एक यादगार हमेशा रहेगी, वो कुंभ मेले में थी। लेकिन सर फिर यहाँ पर अब सवाल ये उठता है, जैसे आपने बोला कि बहुत ही टियर 2, टियर 3 सिटीज़ तक भी पहुँच चुके हैं अब ये इन्वेस्टमेंट के जो व्हीकल्स हैं और सरकार की भी यही प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बढ़ाओ।
सेबी हमारा रेगुलेटर भी यही बोलता है, एम्फी भी यही कर रहा है। अच्छा, पर मुद्दा ये है कि इंडिया की ग्रोथ तो बहुत स्ट्रांग है। इस दशक के अगर स्टार्ट में बात करते तो सब कह रहे थे कि ये जो दशक होगा ये भारत के नाम होगा। अब हम खड़े हैं 2026 में और अब जिस तरीके की हम बातें सुनते हैं कि जो भारतीय बाज़ार हैं वो उतने आकर्षक नहीं हैं, विदेशी निवेशक नहीं आ रहे हैं, जो बाकी के एशियन पीयर्स हैं वो ज़्यादा आकर्षक हो गए हैं। तो ये अचानक से बाज़ी क्यों पलट रही है? तो जैसा मैंने कहा कि बाज़ारों को देखते-देखते 30 वर्ष से ज़्यादा तो एक प्रोफ़ेशनल रोल में और उसके पहले एक पर्सनल रोल में मैंने देखा है। तो ये पहली बार हम ये नहीं सुन रहे हैं भारत के बारे में। 80 के दशक में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई जब आज लोग वेस्ट एशिया में वॉर की बात करते हैं, तो मैंने वो इराक-कुवैत वॉर देखी है। उस समय पर तेल की कीमतें $18 से मुझे याद है $36 के आस-पास हो गई थी। बीओपी का बड़ा क्राइसिस था 91 में, लेकिन उसके बाद बड़ी तेज़ी आई 92 में और ऐसे बहुत बार देखे हमने। 98 में एशियन क्राइसिस था, 2000 में वो जब टेक बूम और बस्ट हुआ, 9/11 हो गया 2001 में, 2008 में बाज़ार 7% गिर गए और सबको लग रहा था अब आगे क्या होगा, बड़ी-बड़ी बैंकें दुनिया की धराशायी हो गई ओवरनाइट। 2013 में हमने वो टेपर टेंट्रम देखा, रुपये में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखी, अभी तो हमने 5-6% का मूव हुआ है, लोग बोल रहे हैं अरे करेंसी इतनी गिर रही है, मैंने तो इतने बड़े-बड़े मूव देखे हैं। 90s में लाइक 31.37 से 40 का हो गया था रुपया या उसके बाद जब 40 से 60 रुपया हो गया, तो बहुत बार हमने देखा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ ध्यान है कि जब मैंने करियर की शुरुआत करी होगी तब अगर मैं सेंसेक्स को वो 85 से आई थिंक उन्होंने पब्लिश करना चालू करा। मैंने छोटे बच्चे के रूप में जब बाज़ार को देखना चालू करा तो उस टाइम पे शायद 100 या 200 का सेंसेक्स होगा 1981-82 में। वहाँ से हम लोग आज 75-76 हज़ार के आसपास हैं, 80-82 हज़ार भी गए थे, तो वो 400 गुना हो गया। इस पूरे यात्रा में बहुत सारे ऐसे समय थे जब आपको लग रहा था अब आगे क्या होगा? अब कल क्या होगा? अब क्या करें? नहीं, हर बार का अलग नहीं होता, हर बार का कुछ अलग हर बार अलग होता है। और किसी ने देखा भी नहीं होता कि भविष्य में क्या होने वाला है। हाँ, पर बाज़ार में एक ध्यान रखना कि दी वॉलेटिलिटी तो निश्चित है, वो मोनोटोनस बिहेवियर है बाज़ार का, वो तो बाज़ार का स्वभाव है, मूल स्वभाव है। पानी का स्वभाव है बहना, अग्नि का जब स्वभाव है जलना, वैसे बाज़ार का स्वभाव है पेंडुलम की जैसे एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक मूव करना। सो बाज़ार में एक पेसिमिज़्म होता है, वहाँ से फिर एक ऑप्टिमिज़्म आता है, उसके बाद एक यूफ़ोरिया होता है, फिर पैनिक आता है और फिर क्रैश होता है, फिर वापस पेसिमिज़्म से ऑप्टिमिज़्म। ये साइकिल तो चलता ही रहता है। ये तो एक मैं कहूँ कि बाज़ार की प्रकृति है, उसे समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण बदलेंगे, वो ऑप्टिमिज़्म के, वो यूफ़ोरिया के, वो पैनिक के, वो क्रैश के और वापस ऑप्टिमिज़्म के कारण बदलते रहेंगे। पर स्ट्रेस आएगा, उसके बाद कुछ स्टिमुलस होगा, सॉल्यूशन होगा, उसके बाद कुछ स्टोरीज़ बनेगी और वो स्टोरीज़ आपको बड़ी यूफ़ोरिक एक दौर में ले जाएगी और वहाँ से वापस पैनिक होएगा। सो ये बाज़ार का साइकिल है। जो हम कर सकते हैं एज़ एन इन्वेस्टर, हम क्या कर सकते हैं एज़ ए निवेशक कि उसको समझ लें कि ये साइकिल तो ऐसा होना ही है, ये वॉलेटिलिटी होनी है, लेकिन हमारे कंट्रोल में बाज़ार क्या करेगा वो नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ़ वही है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन सर जैसे एचडीएफसी एएमसी ये टॉप म्यूचुअल फंड्स हाउसेस में से एक है, एचडीएफसी एएमसी की स्कीम्स ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दी है। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आई जाए मार्केट में? ऐसा क्या गुरु मंत्र है और ऐसा क्या रामबाण कोई फॉर्मूला है जिसमें कंसिस्टेंसी आ जाती है और वेल्थ क्रिएशन बननी शुरू हो जाती है? क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट का उद्देश्य यही है कि रोजमर्रा की जो मार्केट ऊपर-नीचे, आगे-पीछे जा रही है उसको ना देखा जाए। वेल्थ तो एक ही बार बनेगी। तो ये वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है? कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाती है? पेशेंस, धैर्य, संयम तो एक तो वो हो गया। एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, लंबे समय का सोचना। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमेशा आप जब अखबार उठाएँगे, तब आपको लगेगा कि ओह! ये क्या हो गया? और कई लोग उसी पर रिएक्ट करते हैं, पर हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर। अब कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि 1 साल पहले का अखबार उठाइए और सोचिए उस दिन आपने क्या सोचा था और आज वो खबर की क्या अहमियत है बाज़ार के हिसाब से, निवेश के हिसाब से, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जब निवेशकों को कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए, आप लंबे समय के लिए सोचिए, आप नियमितता रखिए, आप अनुशासित रहिए, तो हम भी फंड में वही कर रहे हैं। हम भी यही अनुशासन देख रहे हैं और ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने कहा कि कई सारे फंड्स हैं, मेरे ख्याल में हमारे 6 फंड्स हैं जो 30 साल से ज़्यादा का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है और इस 30 सालों में बाज़ार में गड़बड़ नहीं आई होगी। इस 30 सालों में बहुत सारी मैं कहूँगा कि
स्टोरीज़ नहीं हुई होगी जहाँ आपको कई बार लगेगा कि यार अब इसको कैसे डील करें। लेकिन जब आप वो धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं, ह्यूमिलिटी रखते हैं, हर बार सीखते हैं और आगे कोशिश करते हैं कि लंबे समय में किस तरह से वेल्थ क्रिएशन किया जा सके। ये जो आप बाजार क्रैशेस के बारे में बार-बार बात कर रहे हो, इनफैक्ट क्रैश भी ना, जो मेन क्रैश होते हैं उस दुनिया को वो झटके याद रह जाते हैं एक बार। तो एक तो ये बताएँ कि आपने इतने सारे क्रैशेस देखे हैं, सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी उन क्रैशेस में? हर बार का क्रैश अलग दिखता है पिछली बार के मुकाबले, और इस बार तो समझ में नहीं आया कि अच्छा वाला चढ़ता बाजार को नज़र लग गई। अब बात तो यही होती है कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं तब से पॉलिसीज़ ही कुछ ऐसी ड्राफ्ट कर दी जो दुनिया को पसंद ही नहीं आ रही है। हर बार का क्रैश, उसका बहाना, उसका लॉजिक बिल्कुल अलग। तो आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली है इन क्रैशेस से? एक तो ऐसा होता है, शायद रॉजर फेडरर ने जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, विश्व के विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं, उन्होंने शायद कहा कि मैं, जहाँ तक मुझे नंबर याद है, 54 या 55% ही मैंने शॉट सही खेले हैं। बाकी जगह वो जो अपोज़िशन में था, दूसरा खिलाड़ी था, वो जीत गया है। तो 55-45 ऐसा कुछ रेशियो है, यानी 53-47 सक्सेस मुझे रेट याद नहीं। फिफ 55-45% अब के आप आसपास। सोचो, उस सक्सेस रेट पर भी वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए अपने समय में, और इतने उन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको गलती थोड़ी-सी कम करनी है। बाज़ार के बाज़ार में तो इस तरह के उतार-चढ़ाव आएँगे, अलग-अलग कोर्ट होगा, अलग-अलग जगह पर अलग क्या कहेंगे, मौसम रहेगा, अलग-अलग कंडीशंस रहेगी। अपोज़िशन में जो खेल रहा है वो अलग-अलग तरह से खेल रहा होगा, उनको एक अपना हल्का-सा एज रखना है। वो एज हमारे यहाँ पे मैं कहूँगा कि जहाँ पे आप नियमितता अगर रख पाएँ, वो अनुशासन रख पाएँ, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक बहस और होती है सर, कि स्टॉक मार्केट में लोग आ तो जाते हैं, एक चक्रव्यूह है, एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये समझ नहीं आता कि स्टॉक हमने ठीक लिया है कि नहीं लिया। तो या तो किसी की सलाह पर, या फिर उस समय वो ठीक लग रहा था, भविष्य तो किसी को पता नहीं, थोड़ा बहुत भी ऊपर-नीचे हुई कंपनी की परफॉर्मेंस तो लगता है वो ये क्या ले लिया मैंने। तो अभी क्या एचडीएफसी ने एम्फसाइज़ ज़्यादा करना शुरू किया है इंडेक्स फंड्स के ऊपर? या आने वाले समय के लिए हम ये मान के चल सकते हैं कि इंडेक्स फंड्स का दौर ज़्यादा बेहतर करेगा, इंडेक्स फंड्स और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं एज़ कंपैरेटिव टू एक्टिव फंड्स? तो रजत जी, जहाँ मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे कई सारे फंड्स हैं जहाँ 30 साल का इतिहास है, कई फंड्स ऐसे हैं जहाँ 25 साल का, 20 साल का, 15 साल का इतिहास है। एचडीएफसी एएमसीज में चाहे वो पीपल हैं, प्रोसेसेस हैं, एक वेल आर्टिकुलेटेड फिलॉसफी है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसके ज़रिए कल्चर है इन्वेस्टिंग की, उसके ज़रिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न आया है। पर इन्वेस्टर, हर एक इन्वेस्टर की नीड अलग है, हर एक इन्वेस्टर की एस्पिरेशन अलग है, हर एक इन्वेस्टर का एक पोर्टफोलियो बनाने का तरीका अलग है, जो एडवाइजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अलग-अलग सोचते हैं। हमारा काम है कि उनके आउटकम को हम बेहतर बनाने के लिए, या उनके आउटकम के लिए उन्हें जो चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारे पास होनी चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कोई युद्ध है, एक तरफ एक्टिव की सेना, एक तरफ पैसिव की सेना, अब कौन-सी चुननी है? ऐसा नहीं चुनना है। एक्टिव और पैसिव दोनों भारत में चलेंगे। अभी तो एक शुरुआत है जहाँ मैं कहूँ कि डेमोक्रेटाइज़ेशन ऑफ इन्वेस्टिंग हो रहा है, एक फाइनेंशियलाइज़ेशन ऑफ सेविंग्स हो रही है, लंबी यात्रा है आगे, और दोनों तरह के फंड्स की अगर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ज़रूरत है, तो हमारे पास वो सॉल्यूशन होना चाहिए। मुझे ध्यान है, हमारा पहला इंडेक्स फंड 2003 में आया था। 2003 कितने साल हो गए? 22-23 साल पहले। तो उस समय भी लग रहा था कि एक्टिव भी होना चाहिए, पैसिव भी होना चाहिए। हमें गर्व है, ह्यूमिलिटी के साथ कहते हैं कि हमारा एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है एक्टिव फंड्स का, बट साथ में अगर किसी निवेशक को पैसिव फंड को अगर कहीं लग रहा है पोर्टफोलियो में ज़रूरत, तो होना चाहिए। इन्वेस्टर साइकोलॉजी की बात करते हैं सर, उसको तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएँगे। ये साइकिल्स होती हैं अप डाउन, कभी बुल मार्केट, कभी बियर मार्केट। कुछ तो निवेशक ऐसे होते हैं जो दशकों तक डटे रहते हैं, टिके रहते हैं, और कुछ पहली ही साइकिल में आउट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो शॉर्ट माइंडसेट के साथ आते हैं, बहुत ही कम अवधि में बहुत बड़ा पैसा बनाने आते हैं स्टॉक मार्केट में, गलती क्या कर बैठते हैं? तो आप जैसा पहले कह रहे थे कि जो नुकसान होता है ना, वो क्रैश से नहीं होता है। नुकसान जो है वो मंदी बाज़ार में नहीं होता है। नुकसान बेयर मार्केट में नहीं होता है। नुकसान हम किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, उससे होता है। तो जब वो, आप एक चीज़ सोचिए, आपने एसआईपी क्यों करी? एसआईपी इसलिए करी कि चाहे बाज़ार में उतार आएँ, बाज़ार में चढ़ाव आएँ, मेरे बस का ये नहीं है कि मैं टाइमिंग करता रहूँ।
राइट। और कई सारी स्टडीज हम दिखाते हैं कि अगर पिछले 30 वर्षों का इतिहास है, जैसे आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे कि अगर ये 10 या 20 या 30 दिन अगर आपने मिस कर दिए तो आपके रिटर्न में कितना फर्क पड़ गया। अब आपके लिए संभव नहीं है कि आप 28 फरवरी को लगे सब कुछ अच्छा हो गया है और उसके एक दिन बाद में ईरान की वॉर हो गई और उसके बाद ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और आप वापस बेचो। फिर अभी एक दिन कभी वॉर वॉर के अंदर कभी कोई शांति की वापस स्थापना हो जाए, तेल की कीमतें कम हो गई, अब मैं वापस, पर आपकी तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई। एक तरफ आपने लॉस बुक कर लिया, एक तरफ आपने बाजार का जो अपसाइड था वो मिस कर दिया। तो ये संभव ही नहीं है। इसी का समाधान क्या है कि आप एक SIP के जरिए हर महीने निवेश कर दें। तो इन्वेस्टर की जो गलती हो जाती है वो, जैसे मैंने कहा कि क्रैश से नुकसान नहीं होता, क्रैश में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं उससे नुकसान होता है। अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आते हैं और खबरें देखते हैं शॉर्ट टर्म तो दिल में वो धक-धक तो हो रही होती है कि भाई मेरा पैसा लगा है। अब सपोज़ करो किसी का पैसा ग्रो हो के 50 लाख तक पहुँच गया और उसके बाद फिर ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई युद्ध वाली, तो वो उसको टूटता हुआ देख मतलब नुकसान होता पर तो वो अब तो किसको अच्छा लगता है? मानव स्वभाव है, हजारों लाखों सालों से जब हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो फाइट एंड फ्लाइट, मतलब हम ऐसी स्थितियों में रहे लाखों सालों तक, दैट वो डर लगना, या जिसे हम एक बिहेवियरल फाइनेंस में कहते हैं लॉस अवर्जन, वो बहुत ही इनबिल्ट है। पेन आपको उस समय पर दिखेगा, गेन जो है वो बहुत साइलेंट है, पेन जो है वो बहुत लाउड है। वो क्या अच्छा कोड बन गया है तो, पेन इज लाउड, कंपाउंडिंग इज एंड गेन इज साइलेंट। कंपाउंडिंग इज साइलेंट, या सो वो साइलेंटली अपना काम करता है, बट पेन आपको लाउडर तरीके से बाजार में दिखता है। मैं कई बार ये कोट करता रहता हूँ आजकल तो। पहले तो एक समय था जब अगर आप Tier 2-3 टाउन से, मैं तो राजस्थान में ब्यावर से आता हूँ, तो मेरे यहाँ तो अंग्रेजी अखबार दूसरे तीसरे दिन आते थे, तो हम 2 दिन पहले के भाव पढ़ते थे और उसके हिसाब से बाजार को सोचते थे। और अब तो एक एक सेकंड में, मिनट भी छोड़ दीजिए, नैनो सेकंड में आपको समाचार आ रहे हैं, आप बाजार को लाइव देख रहे हैं, तो वो तो पहले संभव ही नहीं था। तो और इतनी सारा समाचार आता है आपको, आप लगे हुए हैं ट्विटर से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, व्हाट्सएप ग्रुप से लेके, टीवी से लेके, इतना कुछ पढ़े जा रहे हैं हर मिनट, तो आपको लग रहा है कि अरे मेरे को तो बहुत पता है, ज्ञान आ मैं तो रहा है, बेटर कर बहुत रहा हूँ ज़्यादा ज्ञान। ज्ञान आ रहा है। पर इसका एक दूसरा तरीका देखने का कि दिस इज कॉल्ड इल्यूशन ऑफ कंट्रोल, दिस गिव्स यू एन ओवर कॉन्फिडेंस बायस। आपको लग रहा है मेरे को ज्यादा पता है तो मैं सही करूंगा, बट जरूरी नहीं है कि आपको कोई डेटा ज्यादा पता है तो आप सही रिएक्ट करेंगे। ये कई बार मैंने कोट किया, डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट विजडम। पैसा वो विजडम से बनता है, वेल्थ विजडम से बनती है। बहुत ज़्यादा डेटा और इंफॉर्मेशन और ये सब एनालिसिस करने से आप बेटर नहीं हो जाएंगे लंबे समय में कंपाउंडिंग के लिए। तो ये स्टोरी सारी लॉन्ग टर्म की है, टाइम ही देना है मार्केट को। ये भी बात हो रही है ना, जैसे सपोज करो 30% चढ़ता स्टॉक तो मेरा बड़ा अच्छा, मेरा पोर्टफोलियो 30% ग्रो कर, जैसे ही 30% नीचे आया नहीं, आंसू निकले नहीं, सो ऐसा लगता है वाह। मैंने किया क्या, मैंने ओवर बेच के भी मैंने दिया। आपको जैसे बताया ना वो HDFC फ्लेक्सी कैप का, आपने बोला आपके बहुत सारे फंड है जो बहुत सालों से, सो चलो 30 साल का रिकॉर्ड है, और उसमें अगर आपने 1000 रुपए हर महीने लगाए तो आप देख सकते हैं कि आज कितना बड़ा पैसा बन गया। लेकिन आप उसकी एक यात्रा को देखिए। जब चालू हुआ फंड 1 जनवरी 1995 से, तो अगर आप 1995 से 2003 तक का इंडेक्स देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट था 8 साल तक, उसमें घटबढ़ हुई थी। 2000 में वो 3000 से 6000 हुआ, वापस 6000 से 3000 हुआ, बट इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट था 8 साल तक। सोचो कितना पेशेंस टेस्ट हुआ होगा। 2008 में बाजार ही 50-60% गिर गया एक साल में, जनवरी 2008 से लेके अक्टूबर 2008 के बीच में, तो NAV भी गिरी, NAV भी आधी हो गई। 2013 में भी हुआ, 2020 तो अभी हमने देखा है कोविड का साल, एक ही महीने में, मार्च के महीने में 2020 में बाजार 30% गिर गया, हमारी भी बात हुई थी। सो इतनी बार हुआ है, और उसके बाद भी अगर आपने कहीं पे भी रिएक्ट कर दिया तो आपका वो पैसा नहीं बना जो बन सकता था। अच्छा, फिर ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, इसको आसान भाषा में कैसे समझें? सर समझा दीजिए, आज तो ये कंपाउंडिंग से कितना बड़ा पैसा बनाया जा सकता है? वो एक बहुत ही अच्छा किस्सा है कि एक राजा से किसी ने पूछा कि, वह कुछ बहुत खुश होके किसी को बोला कि आपको क्या चाहिए बताइए। तो उसने बोला कुछ नहीं चाहिए, आप एक वो शतरंज का बोर्ड लगा दीजिए, चेस का बोर्ड लगा दीजिए, सबसे पहले वाले सेल में एक चावल का दाना रखिए,
दूसरे में 2 रख दीजिए, तीसरे में 4 रख दीजिए, चौथे में 8 रख दीजिए, 5वें में 16 रख दीजिए। तो राजा को लगा क्या है ठीक है 1 बोरी लगेगी, ये तो बहुत सस्ते में काम हो गया। पूरे चेस बोर्ड उन्होंने को कवर चेस करना का है बोर्ड इसमें। लगाया, लेकिन वो आधे बोर्ड तक पहुँचे तब तक खजाना आधे बोर्ड तक भी शायद नहीं पहुँचे होंगे और खजाना खाली हो गया पूरा। तो तो वो एक कंपाउंडिंग सीखने के लिए एक आसान तरीका है कि वो शुरू में आपको नहीं पता चलता है। जैसा मैंने कहा कि अगर 30 साल की यात्रा में कई सालों तक तो बाज़ार भी फ्लैट रहा, कई बार आपको लगा होगा अरे! तो वापस ₹100 की एनएवी गई तो ₹50 हो गई। अभी लाइक 2020 में 650 की एनएवी करीब ₹450 हो गई। लेकिन अगर जब आप उसको धीरे बढ़ाते रहे, एक आई थिंक वॉरेन बफेट का फेमस कोट है कि मैंने 11 साल की उम्र से चालू किया, अभी वो आई थिंक 90 साल से ऊपर के हैं। तो मैंने 11 साल की उम्र से चालू करा, अगर मैं थोड़ा जल्दी कर देता तो ज़्यादा पैसा बना लेता। और सर फिर जैसे जल्दी यंगस्टर्स तो शुरुआत करना चाहते हैं, आजकल तो इक्विटी का रुझान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब सीखने को आएँ, तो वो फंडामेंटल वगैरह नहीं, वो जो सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वहाँ से सीखना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं और उसमें भी ये जो डेरिवेटिव वाली मार्केट है, इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस जा रहा है। नॉट इन कोर इन्वेस्टिंग, वेल्थ क्रिएशन ऐसा तो कहीं नहीं मैंने देखा कि कोई यंगस्टर आके पूछ रहा हो कि हाँ भैया लॉन्ग टर्म का सोचेंगे, रिटायरमेंट के लिए सोचेंगे। आपका क्या मैसेज होगा? नहीं, मेरा ऐसा पहली बात तो मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये जो जनरेशन है, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा जागरूक है, उनमें सीखने की बहुत इच्छा है। वो अपने इन्वेस्टिंग को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। अब अलग-अलग तरीके हैं, अब अगर वो बाज़ार में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं एक प्रशंसा करूँगा कि अगर मैं हमारी एसआईपी की बुक देखूँ और नए निवेशकों को देखूँ, तो हम बहुत सारे युवा निवेशकों को देख रहे हैं। बहुत युवक और युवतियाँ बहुत ही जल्दी आयु में बाज़ार में एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रही है, जो पहले नहीं था। मेरी जनरेशन में ऐसा नहीं था। उनके लिए इन्वेस्टिंग खाली एक एक्टिविटी थी, कभी उनको किसी ने बोल दिया कि बाज़ार ऊपर जाएगा, ये ले लो, तो उन्होंने ले लिया। लेकिन ये जो अनुशासित रूप से निवेश करने का जल्दी आयु में अगर मैंने देखा है, तो ये पहली जनरेशन है, तो उनको तो मैं बहुत बधाई दूँगा। अब जैसा आपने कहा कि वो सोशल मीडिया पे बहुत पढ़ लेते हैं, तो अच्छी बात है, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब इतना सोशल मीडिया में तो अब हज़ारों लोग हैं, हज़ारों चीज़ें लिख रहे हैं, कुछ अच्छा सुन रहे हैं, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और मुझे लग रहा है धीरे-धीरे कई सारे आप मार्ग को देख रहे हो, अल्टीमेट निर्वाणा एक जगह पर है, वहाँ पर धीरे-धीरे पहुँच जाएँगे। हमारी इंडस्ट्री की पूरे पूरे प्रयास हैं, आपके पूरे प्रयास हैं और मैंने कहा कि मैं तो ये जनरेशन की बहुत बुरी-बुरी प्रशंसा करता हूँ कि ये बहुत ही जागरूक जनरेशन है। तो लक्ष्य डिसाइड करो और उस पे लगे रहो। उसके लिए तो सर डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती होगी, फिर तो बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन चाहिए। सही सही शब्द तो इस्तेमाल किया ये आपने, ना एसआईपी अनुशासन। शुरू तो हो जाती है। उसके बाद फिर जब और इधर-उधर खर्चे, आजकल तो ये आईफ़ोन और लेटेस्ट गैजेट्स, कार्स, इनका भी तो खर्चा निकालना है किसी तरीके से ईएमआई। तो एसआईपी शुरू तो कर लेते हो, ऊपर से मार्केट अगर क्रैश कर गई, तो फिर अचानक से फिर एसआईपी रोकने का मन करता है। तो क्या ये फैसला ठीक होता है या फिर नहीं किसी भी तरीके से डटे रहना चाहिए, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, वो थिंग? अनुशासन ज़रूरी है और उसके लिए एक और कर सकते हैं। सपोज़ आपको ऐसा कोई शौक है जिसमें आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप जीवन अच्छे से जीना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, आप सब कुछ छोड़ दीजिए और खाली पैसा लगा दीजिए यहाँ पर। आप निवेश भी किसके लिए करें? क्योंकि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये जा उतना ही ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरतों को जो आज नहीं है, भविष्य की जो आपकी ज़रूरतें आने वाली है और एक इन्फ्लेशन होता है, एक लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन भी होता है। आपकी नीड्स बढ़ेगी, आपकी ज़रूरतें बढ़ेगी, आपकी इच्छाएँ बढ़ेगी जैसे-जैसे आप जीवन में ग्रो करते हैं। मेरी शायद ऐसी इच्छा होगी कि यार बस की जगह कभी ऑटो में चले गए, लेकिन आप आगे जाकर के दूसरा सोचोगे कि यार मैं तो गाड़ी भी रखूँ और मैं जिस तरह से अपने जीवन को जीना चाहूँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप पर एक संयम रख पाना और कभी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर रखिए कि आज अगर मैंने खर्चा नहीं करा और ये अगर मैंने प्रतिशत पर उसको अगर मैंने कंपाउंड कर लिया, तो इतने साल बाद वो कितना पैसा बन जाएगा और उससे मैं क्या खरीद सकता हूँ। तो कई बार एक डेफरमेंट करने के लिए, उसको पोस्टपोन करने के लिए वो भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर वो भी तो होता है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये बहुत चल रहा है आजकल। नौकरी शुरू करी नहीं कि व्हाट इज़ दैट फाइनेंशियली कॉल्ड? इंडिपेंडेंट। फायर हाँ, वो फायर यस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, रिटायर अर्ली। बहुत चल रहा है आजकल। मतलब यंगस्टर्स इसके बारे में सोचते रहते अच्छी बात है ना। सो अगर लोग अपने जीवन के बारे में अगर मैं कहूँ कि इतनी उनमें एक जागरूकता है, उतनी उनमें समझ है, उतना वो एक दायित्व के साथ सोच रहे हैं कि भाई जब मैं अपने शुरुआत के सालों में
अपनी आय से इतने पैसे बचाकर उसको मैं अच्छे से निवेश कर सकता हूँ और उतने पैसे मैं बना सकता हूँ कि बाद की आयु में जो मेरे को जीवन के बारे में मेरा लक्ष्य है उसको मैं पूरा कर पाऊँ। फाइनेंशियली एटलीस्ट मैं अपनी एक इंडिपेंडेंस की तरफ अपनी यात्रा बना पाऊँ, तो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे एक चीज़ मैं कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक अगर बार मैं कई बार कहता हूँ कि लंबे समय में आपकी समृद्धि कैसी होगी, आपके पास कितना धन होगा, ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। लंबे समय में आप कितने धनी बनेंगे, ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपका पैसा कितना पैसा कमा रहा है। सही बात है, मतलब पैसे को पैसा कमाने दो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर फिर वो कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि अगर ये मार्केट क्रैश होती है कभी भी, तो क्या चीज़ इन्वेस्टर्स को नहीं करनी चाहिए सबसे वो तो पहले? मैंने कहा कि वो सबसे जैसे पहले कहता क्या है ना, नहीं करना मतलब है? वो उसका बाज़ार का धर्म है, बाज़ार का स्वभाव है, बाज़ार की प्रकृति है। सोचो ही मत। ऊपर भी जाएगा, वो नीचे भी जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि सोचो ही मत और देखो ही मत। देखना चाहिए, बाज़ार को समझना चाहिए, धीरे-धीरे कहीं न कहीं तो आपको मतलब बाज़ार की समझ बढ़ती है, आप उन उतार-चढ़ावों को देखते हैं। लेकिन वो आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके नियंत्रण में आपका स्वभाव है। आपके नियंत्रण में आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, वो आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। पर सर ये ट्रम्प की पॉलिसीज़ इतना आसानी से अभी पैसा नहीं बनाने दे रही हैं। तो अभी के सिनेरियो में आपको मार्केट में क्या कुछ लगता है कि क्या हो सकता है? प्रोबेबल सिचुएशन क्या बैठ सकते हैं? हमारे मार्केट्स बेटर करेंगे या फिर ये ट्रम्प का इफ़ेक्ट चलता ही रहेगा अभी कुछ सालों? रजत जी, जैसे आपने कहा कि कारण बदलेंगे। अब इस साल आप बता रहे हो कि ये युद्ध का कारण हो गया। पिछले साल क्या कारण था कि वो टैरिफ हो गया। उसके पिछले साल क्या कारण था कि वो इज़राइल और वो वहाँ पर जो वॉर थी। उसके पिछले साल क्या था कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। उसके पहले वाले साल में क्या था, कोविड की सेकंड वेव आ गई अनएक्सपेक्टेड। पहली वेव के बाद लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2020 में क्या था, फ़रवरी 2020 में तो बाज़ार एक नई ऊँचाइयों पर था और एक ही महीने में मार्च 2020 में कोविड का प्रसार हो गया और कुछ और ही बाज़ार तो कारण तो बदलते रहेंगे। और मैं आपको पिछले 40 साल में हर साल का ऐसा कैलेंडर ईयर का हमारी एक स्लाइड है फंड के प्रेजेंटेशन में जहाँ हम दिखाते हैं कि ऐसा कोई एक भी साल नहीं हुआ। आपको एक चीज़ देखनी चाहिए, हर साल का कैलेंडर ईयर का हाईएस्ट और लोएस्ट सेंसेक्स देखिए, तो आप चकित हो जाएँगे कि हर साल बाज़ार इतना ऊपर और नीचे जाता है। और जब आप बाद में पढ़ेंगे 30-40 साल, तो आपको लगेगा हाँ, कुछ एक बड़ी घटना हुई थी उस साल में, लेकिन कुछ न कुछ तो होता ही है। तो जैसा मैंने कहा, बाज़ार का स्वभाव है ऊपर जाना और नीचे जाना, बाज़ार का स्वभाव है। जैसे पेंडुलम होता है ना, वो एक एक्सट्रीम जाता है फिर दूसरे एक्सट्रीम में जाता है, वो कभी मध्य में नहीं रहता। मध्य में रहेगा तो घड़ी बंद है इसका मतलब। वैसा भी बाज़ार है। तो अभी के तौर पे फिर गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी इनमें से आपको क्या लग रहा है कि आने वाला समय किसका होगा? एक ध्यान रखना चाहिए, मैं ऐसे कहूँगा कि ये मत देखिए कि पिछले 6 महीने, साल भर में किसने अच्छा रिटर्न दिया है। कई बार ऐसा होगा कि पिछले 1 साल के रिटर्न की वजह से 3 साल, 5 साल, 10 साल का भी नंबर आपको एक अलग दिखेगा। लेकिन आपको लंबे समय के लिए देखना है। जैसे मैंने कहा कि हमारे फंड्स के 30 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं और उसको आप किसी भी एसेट क्लास से कंपेयर कर सकते हैं। इक्विटी लंबे समय में कंपाउंडिंग करती है, बाज़ार ऊपर जाते हैं, बाज़ार नीचे जाते हैं। लेकिन आपको ये विश्वास है कि हम भारत की ऐसी अर्थव्यवस्था में हैं, जहाँ पर लंबे समय तक अर्थव्यवस्था ने अच्छे से प्रगति करी है। एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक भारत का एंटरप्रेन्योर है, जिसने उस अर्थव्यवस्था की प्रगति को अपने रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स में तब्दील किया है। उसके बाद एक स्टॉक मार्केट है, जिसने उनके प्रॉफिट्स को एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जो एक छोटा निवेशक भी है, उसको वो रिटर्न बाज़ार दे पाया। और एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो एक ₹500 महीने लगाने वाले को भी वो रिटर्न दे पाई और एक्टिव फंड मैनेजर थे तो उससे कुछ ज़्यादा दे पाई। ऐसा विश्व के बहुत कम देशों में हुआ है। अमेरिका में हुआ है, कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ 30-40 सालों तक, और अमेरिका में तो लंबा इतिहास है, ऐसा एक कंपाउंडिंग हो पाया। तो उस पर विश्वास रखना ज़रूरी है। गोल्ड एंड सिल्वर पहले भी हम एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको रजत जी कि हमने शायद सितंबर 2022 में सिल्वर फंड लॉन्च किया था एचडीएफसी में। $18-20 का सिल्वर का भाव था और बड़ी मुश्किल से, जहाँ तक मुझे याद है अभी तक, 20 एक करोड़ रुपया एनएफओ में आया था और ज़्यादा पैसा आ गया जब $100 के ऊपर भाव चला गया, बिकॉज उस टाइम पे
जब हम बता रहे थे एनएफओ के समय पर कि भाई ऐसा ईवी में यूजेज है, इस तरह से इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है, प्रेशियस मेटल में इस तरह से निवेश करना चाहिए, तब किसी को नहीं करना था। जब भाव वो डॉलर टर्म्स में 5 गुना हो गए, तब सबको निवेश करना था, क्योंकि आप देख रहे थे पिछले 1 साल में ऐसा रिटर्न आ गया। तो ऐसा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए, और आई थिंक एक अपना एसेट एलोकेशन रखिए, सब चीज़ों के लिए उसमें स्थान रखिए। तो सब कुछ यानी कि गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी एक बास्केट बना लो वो और उसमें थोड़ा-सा ही डाइवर्सिफ़ाई। चाहिए, एक ध्यान रखिएगा, इक्विटी में रिटर्न क्यों आ रहा है? 3 कारणों से आ रहा है। एक, कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ रही है अंडरलाइन की, एक, कंपनीज़ डिविडेंड देती है, तीसरा, अगर पी रेशियो में चेंज हो गया तो। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पर आपने ले लिया और पी रेशियो कम हो गया, तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा थोड़ा। बट अल्टीमेटली बहुत लंबे समय में जो रिटर्न आ रहा है, वो कंपनी की अर्निंग से, और वो जो आपको डिविडेंड दे रही है, उसको आप कंपाउंड कर रहे हैं उससे है। तो पर गोल्ड में जो है वो भाव, वो तो कोई दूसरा आदमी आपको क्या भाव देगा, उसी पर निर्भर करता है। वो पड़ा-पड़ा तो आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा। तो एक उस फ़र्क को अच्छे से समझना चाहिए, और लॉन्ग साइकिल होते हैं। आप इतिहास जाकर देखिए, 1980 के दशक से 2000 के शुरुआत में 20-25 साल तक वो असेट्स ने डॉलर टर्म्स में रिटर्न नहीं दिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि रुपया डेप्रिसिएट हो गया, उसकी वजह से भारत के निवेशकों को फिर भी कुछ रिटर्न आया। लेकिन सर अभी आप ये मानते हो भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहेगी? वी आर इन स्ट्रक्चरल बुल रन, ये तो सब सही है ना? 140 करोड़ लोग हैं। हाँ, है, ये वाला है ना? वी आर इन स्ट्रक्चरल बुल। 140 करोड़ लोग हैं, एक लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। 140 करोड़ लोगों में एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एक रेजिलियंस है कंट्री में। आप पिछले 30-40 साल का इतिहास देख लीजिए, उसके पहले का भी अगर आप नहीं देखें, बाजार का इतिहास है, इसलिए मैं 30-40 साल का इतिहास कह रहा हूँ। आर्थिक प्रगति देख लीजिए, आप कंपनियों के मुनाफे देख लीजिए, और आप बाजार का रिटर्न देख लीजिए। पर ऐसा कई बार हुआ है बाजार में उतार-चढ़ाव, जैसा मैंने कहा। हमने ही कहा था 2024 में वैल्यूएशन ज़्यादा है, और बाजार में कॉशियस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना पूरा पैसा, कोई जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न एक सेक्टर दे रहा है। हमारा एक डिफेंस फंड था, जो काफ़ी अच्छा कर रहा था, और हमने उसमें, हम जो एसआईपी ले रहे थे, वो भी हमने बंद कर दी कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं था कि वो सेक्टर खराब लग रहा था, ऐसा था कि एक्सपेक्टेशंस आपकी ऐसी नहीं हो जानी चाहिए कि अरे यहाँ तो पैसा 50% बढ़ता ही रहेगा हर साल। मैंने वो भारत की ग्रोथ स्टोरी और स्ट्रक्चरल बुल रन इसलिए बोला था कि सबको दिख रहा है। ये एफआईज कहाँ बैठे हुए हैं? इनको क्यों नहीं दिख रहा? और ये क्या करना क्या चाहते हैं? किस सोच के साथ इन्होंने पैसा निकाला है भारतीय बाज़ारों से? एक लंबा समय था, रजत जी, जब आप मेरे करियर का पहले पूछ रहे थे कि आपने क्या देखा है बाज़ारों में, तो जब मैंने वर्ड यूज़ किया आमूल-चूल परिवर्तन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि एक लंबे समय तक बाज़ार के बड़े बायर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ही थे। फ्रॉम 0% ओनरशिप इन 80s, वो ऑलमोस्ट करीब-करीब 25% तक पहुँच गए थे। एक समय ऐसा आना था जब यहाँ के जो स्थानीय निवेशक हैं, जो घरेलू निवेशक हैं, उनकी ओनरशिप बढ़नी थी, और वो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। कई कारण हो सकते हैं, चाहे हमारा वैल्यूएशन हो, चाहे हो सकता है एआई ट्रेड की वजह से, कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अर्निंग्स बेटर रही हैं, या हो सकता है रुपए में थोड़ी गड़बड़ जो हुई है कुछ समय से। कुछ कारण हो सकते हैं कि उन्होंने नहीं बेचा है, पर आज भी बाजार का एक बड़ा हिस्सा, एक एक बड़ा ओनरशिप आज भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है। लेकिन अगर एक दशक के लिए मैं आपसे पूछूँ तो अगली कौन-सी थीम्स ऐसी हैं जो आपको लगता है कि हाँ, अब इसमें पैसा बनने के चांसेस आपने बहुत खुद ज़्यादा हैं? ने एक थीम बताई कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था आपको अगर लगता है कि अगले 10 वर्षों में अच्छा करेगी, और यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ की कंपनियां हैं, यहाँ के बिजनेसेस हैं, उस आर्थिक प्रगति का फायदा उठा करके अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बढ़ा पाएंगे, और एक बाजार है जो उसको एक रिटर्न दे पाएगा, तो वही एक सबसे बड़ी थीम है। वो सबसे बड़ी थीम नहीं है क्या? अच्छा, पर फिर ये क्या एआई, रोबोटिक्स ये बिल्कुल एक सिस्टम जो है ये बनता चला जा रहा है, इससे कुछ खतरा आ रहा है क्या? क्या ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग के स्टाइल्स अब बिल्कुल बदल जाएँगे और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ज़्यादा होते देखेंगे फाइनेंशियल वर्ल्ड में? सी 90 के दशक से पहले तो इंटरनेट भी नहीं था। आपको कंपनियों के अगर रिजल्ट्स थे कुछ भी, तो जब कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आती थी, या आप इधर-उधर पढ़ते थे कहीं अखबारों में, और आपका बहुत ही कम इंटरेक्शन रहता था कंपनी के साथ। एनुअल जनरल मीटिंग में ही आप मैनेजमेंट को मिल पाते थे। फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए, फिर वहाँ से जिस तरह के डिस्क्लोजर और बाज़ार के बारे में आपको पता चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी ने बाज़ार को धीरे-धीरे एक, जैसे मैंने कहा कि परिवर्तन का दौर हमने देखा है। हर टेक्नोलॉजी आने से आपका जो एक
देखने का तरीका होता है, एक आपकी जो स्पीड होती है, एक आपकी एफिशिएंसी होती है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। एआई एक ट्रांसफॉर्मेशनल फोर्स है, मैंने कई बार कहा है, इनफैक्ट मैं एक एनुअल लेटर लिखता हूँ पर्सन ऑफ द ईयर, तो 2022 में मेरा पर्सन ऑफ द ईयर जेन एआई था, कि कितना बड़ा परिवर्तन ये पूरे मानवता को दिखेगा। तो हर हर व्यवसाय पर होगा, लेकिन एक जजमेंट है और एक कंप्यूटिंग है, या एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है और एक जजमेंट है। जजमेंट में एक बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल है, टेम्परामेंट का बहुत बड़ा रोल है, वो रोल कम नहीं होगा एआई से। सर अब कुछ इंटरेस्टिंग सा रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। तो उसमें एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं, एक लाइन में भी दे सकते हैं, लेकिन रैपिड फायर है, ध्यान से। तो पहला है वेल्थ और पीस ऑफ माइंड, दोनों में से क्या? वेल्थ भी पीस ऑफ माइंड के लिए होनी चाहिए। एसआईपी और स्टॉक पिकिंग? आई थिंक ज़्यादातर निवेशकों के लिए एसआईपी बहुत अच्छा जरिया है। बुल और बियर? अगर आप बुल का मतलब ऑप्टिमिस्ट समझ रहे हैं, तो मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट हूँ, पर बेयर मार्केट आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता है। और पैसा बियर मार्केट में लगाने में ज्यादा बनता है? मैं तो हमेशा कहता हूँ, अच्छा भाव और अच्छी खबर साथ में नहीं आएगी। जो बेयर मार्केट होगा उस समय निवेश करेंगे तो ज़्यादा पैसे बनेंगे। विच इज योर फेवरेट इन्वेस्टर? चार्ली मंगर ने आई थिंक बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट पर बहुत कुछ कहा है लंबे समय में। करीब करीब 100 वर्ष की उनकी उम्र रही, और मुझे लगता है कि आई थिंक वो एक बहुत ही सूझबूझ के साथ, आई थिंक उनके अंदर काफ़ी सूझबूझ से उन्होंने निवेशकों का मार्गदर्शन किया है। ये तो हमने पॉडकास्ट में कवर किया था, लेकिन फिर भी गोल्ड और इक्विटी? मैंने कहा ना, कंपाउंडिंग के लिए इक्विटी। रिस्क और पेशेंस? सो पेशेंस रिस्क का ही एक पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट में पेशेंस भी आ ही गया। वन इन्वेस्टिंग बुक जो आपको लग रहा है कि सबको पढ़नी चाहिए? आई थिंक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक अच्छी किताब है, और मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जो उन्होंने लिखा है, मिस्टर मार्केट के बारे में जो लिखा है, वो पढ़ना चाहिए। अगर आप मार्केट्स में नहीं होते तो फिर आप क्या होते? ऑन अ लाइटर नोट अजय जी, मेरा नाम स्टार्ट होता है एनएवी से। तो मेरे को कहीं ना कहीं शायद इस इंडस्ट्री से जुड़ना था, एनएवी के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ। बट एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी रूप में दूसरों के लिए धन बनाना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कहीं ना वैसे तो कहीं दिल में भगवान बात को होती है मेरे कि को ये भी देनी तो बनाया थी। जा सकता था। क्या? दिल में बात होती कहीं है। मैं जुड़ता, मुझे लगता है कि मेरे को लोगों में बहुत इंटरेस्ट है, पीपल में इंटरेस्ट है, प्लेनेट में बहुत इंटरेस्ट है। हमें देश के लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करना, लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करना, पब्लिक लाइफ, आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, और ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देती है, तो कहीं ना कहीं तो शायद वो जुड़ाव रहता। अच्छा, बिगेस्ट इन्वेस्ट दूसरों के लिए पैसे बनाने का जो जॉय है, वो एक अलग ही है। सर वो स्किल तो आप में है। अच्छा, बिगेस्ट इन्वेस्टिंग मिथ क्या है? कि हम बाजार को इजीली टाइम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई बिरले होंगे पूरी दुनिया में जिन्होंने किया होगा, हर बार नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक एक नियमितता और अनुशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर एक आखिरी सवाल ये है कि अब अगर अगली पीढ़ी को आपको एक मैसेज देना हो अपने इस पूरे लर्निंग कर्व से, तो आप वो क्या मैसेज देंगे? स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। जल्दी शुरू करिए और अनुशासित रहिए। नवनीत जी बहुत शुक्रिया पुस्तक को अपना समय देने के लिए, मजा आ गया आपसे बात बहुत करके। बहुत धन्यवाद निजय जी। थैंक यू सर। थैंक यू।